हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट बीआरपी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जो एग्ज़ाम हुआ आज जो है 29 तारीख है, ठीक 29 दिसंबर 2025, ठीक ना। तो आज जो एग्ज़ाम हुआ उसका शिफ्ट 1 का जो है एनालिसिस देखने वाले हैं दोस्तों। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुँचे। लाइक और अपने दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें, ठीक है ना। आइए दोस्तों क्वेश्चनों को देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे गए थे आज के एग्ज़ाम में, कैसा था लेवल ठीक ना। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। पूछा था कि राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक ना, राम प्रसाद बिस्मिल मुख्य रूप से किस ऐतिहासिक घटना के लिए जाने जाते हैं। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है ये चौरी चौरा कांड, ककोरी, ट्रेन डकैती, जलियांवाला बाग और भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक ना। तो ये दोस्तों किससे संबंधित है, तो ये ककोरी और ट्रेन डकैती से, ठीक ना, यानी ककोरी ट्रेन एक्शन से। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ठीक ना। चौरी चौरा कांड जो है, इसी चौरी चौरा कांड की वजह से क्या हुआ कि हमारा असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया गया। और ठीक ना, जलियांवाला बाग तो इससे संबंधित नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट होगा, ठीक ना। आइए देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। देखिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। राम प्रसाद बिस्मिल जो है मुख्य रूप से ककोरी कांड, यानी ये घटना कब हुई थी 1925 में। आप लोग इसको भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी सन भी पूछ लेता है, ठीक ना। तो 1925 में ककोरी के लिए जाने जाते हैं, जिसमें से उन्होंने चंद्रशेखर आज़ाद और अन्य क्रांतिकारियों के साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटा था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें फांसी दी गई थी और वे भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों में शामिल हो गए, ठीक। और उनकी देशभक्तिपूर्ण कविताएं और सरफरोशी की तमन्ना जैसे गीत आज भी युवाओं को प्रेरित करते हैं, ठीक ना। अब देखिए मुख्य बिंदु जो है ये हुई कब थी, अगर पूरी डेट याद करना हो तो 9 अगस्त 1925 को हुई थी। कौन सी ककोरी कांड घटना, ठीक ना। उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के लिए धन को जुटाना था, ठीक ना। और परिणाम क्या हुआ कि बिस्मिल अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहड़ी और रोशन सिंह को फांसी 1927 में दी गई, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखना। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके सामने कि केरल का वह कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जो कहानी सुनाने के लिए मुद्राओं यानी हाथों के संकेतों और चेहरा के भावों को विशेष प्रयोग के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये बार बार इस प्रकार ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसको याद रखना। मतलब केवल इसी में भी और जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके भी भाव और ये सब याद कर लेना, ठीक ना। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, कथकली, ठीक ना। और देखिए कथकली जो है यह केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसमें 24 मुद्राएं होती जिनको उपयोग करके कलाकार बिना बोले संवाद करते हैं, ठीक ना। और मोहिनी अट्टम में क्या है, देखिए ये भी केरल का शास्त्रीय नृत्य है, लेकिन यह अपनी कोमलता और स्त्रीत्व के लिए जाना जाता है। कथकली की तुलना में इस मुद्रा का प्रयोग अलग शैली में होता है, ठीक। अगला प्रश्न है उस विकल्प का चयन करिए जो दे गए युग्मों के समान संबंध साझा करते हैं। क्या है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का संबंध अगर रक्त से है तो क्लोरोफिल का संबंध किससे है। आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों, क्या कवक पत्ती से, की हड्डी से, या मानव से। देखिए जो हीमोग्लोबिन है वो रक्त में होता है, ठीक ना। रक्त में हीमोग्लोबिन होता है तो पत्ती में क्लोरोफिल होता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने कि ताम्र पाषाण काल में मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया है। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है लोहा या तांबा या सोना या कांसा। तो दोस्तों उन्होंने तांबा का प्रयोग किया, ऑप्शन इसका भी करेक्ट है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि वर्तमान में दिल्ली विधानसभा दिसंबर 2025 में विपक्ष के नेता कौन है और वे किस पार्टी से। दोस्तों जो ये है, अब आपके सामने ऑप्शन भी है, देखिए तो यहाँ पर विजेंद्र गुप्ता भारतीय जनता पार्टी, ये तो हो नहीं सकते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता है कौन, रेखा गुप्ता, ठीक ना। ये रेखा गुप्ता जो है ये मुख्यमंत्री है, तो इनके अपोजिट में कौन होगा, आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल या अतीसी है, ठीक ना। यहाँ पर अतीसी का नाम है, ठीक ना। तो इसको आप लगाना। तो तमिलनाडु के तट को किस नाम से जाना जाता है। तो आपके सामने मालाबार तट, कोरोमंडल तट, कोंकण तट और उत्तरी सरकार, ठीक ना। तो कोरोमंडल तट है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट होगा। अब देखिए कोंकण जो तट है वो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक का है, ठीक ना। मालाबार जो तट है वो कर्नाटक और केरल का है, ठीक।
कोरोमंडल तट जो है तमिलनाडु, और आंध्र प्रदेश का उत्कल तट जो है उड़ीसा का है। तो आप लोग ऐसे भी याद कर सकते, उत से उत्कल या उत से उड़ीसा, ठीक है। और अगला प्रश्न दोस्तों कि 2023 एशियाई खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? तो ऑप्शन है 20, 22, 28 या 30। तो कितने दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 28 पदक जीते थे। अब जिसमें से देख लेते हैं कि देखिए भारत ने कुल 107 पदकों के साथ तालिका में चौथा स्थान हासिल किया, जो अब तक का देश का सबसे अधिक पदक स्कोर है एशियाई खेल में 2023 में भारत के। अब देखिए जिसमें से सोन यानी गोल्ड जो है कितने जीते? 28, ठीक ना। और यानी सिल्वर यानी 38, और ब्रॉन्ज जो है 41, ठीक ना। टोटल कितने हुए? 107। अगला प्रश्न दोस्तों रहा आपके सामने कि ब्रिक्स के आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था, ठीक ना, CRA का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए कि सम्मक देशों को आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए धन देना, या इसी प्रकार के ऑप्शन है। तो इसका जो सही करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी, सदस्य देशों के भुगतान संतुलन संकट के दौरान वित्तीय सहायता प्रदान करना, यही पेपर में रहा है, तो ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसकी व्याख्या थोड़ा देख लीजिए। रिस्क CRA का एक सुरक्षा जाल सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, जो सदस्य देशों को अल्पकालिक भुगतान असंतुलन से निपटने में मदद करता है, जैसे कि 2008 के वित्तीय संकट के बाद विकसित देशों में हुआ था। IMF के समान लेकिन क्षेत्रीय में था यह, ठीक ना। अगला प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किस पुस्तक ने जीता था? तो ये दोस्तों किसने जीता था? तो ये तो आपके सामने देख लीजिए ऑप्शन है, आप लोग देख लीजिए। और ये जीता किसने था? ये रेत की समाधि, ठीक ना। ये थी किसकी दोस्तों? ये थी गीतांजलि की, गीतांजलि श्री की थी। आइए देखते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार टॉम ऑफ सेंट भारतीय भाषा में लिखी गई पहली ऐसी पुस्तक बन गई जिसे अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मूल रूप से हिंदी में रेत समाधि के नाम से प्रकाशित हुआ यह पुस्तक लेखिका कौन है? गीतांजलि श्री द्वारा लिखित। इसका अंग्रेजी अनुवाद डेजी रॉकवेल ने किया था, ठीक ना। अब क्या हुआ कि यह पुस्तक 80 जो है, यह पुस्तक एक 80 वर्षीय महिला की कहानी बयां करती है, जो अपने पति की मृत्यु के बाद गहरे अवसाद से ग्रस्त हो जाती है। अंततः वह अपने अवसाद से उबर जाती है और विभाजन के दौरान पीछे छूटे हुए अपने अतीत का सामना करने के लिए पाकिस्तान जाने का फैसला करती है, ठीक। अगला प्रश्न 2021 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसने जीता? किसने? तो ये गीतांजलि श्री, ऐसे ही मतलब उसका जो प्रश्न बनाया गया था ये, क्योंकि ये प्रश्न पीछे आया भी था। और यहाँ पर क्या लिखा? किसने जीता है? तो और यहाँ पर लिखा नहीं, पूछा कब कहा दिया है कि दोस्तों 2021 का, ठीक ना। आप लोग याद रखना, ये गलत हो गया कि 2022 में गीतांजलि श्री जीते और 2021 में जो है इस किसको जीता? ये डेविड डियोप थे, ठीक ना। ये 2022 के थे, ठीक ना। 2021 में इन्होंने जीता था। आप लोग इसको याद रखना। देखिए उपन्यास एट नॉट बाल ब्लंट ब्लैक जो है, और अनुवादक कौन थे? अन्ना मोस्कोवकिस, ठीक ना। उपन्यास किसका ये था? डेविड डियोप का, ठीक ना। और कहा है डेविड डियोप यह पुरस्कार जीतने वाले पहले फ्रांसीसी लेखक हैं, ठीक ना। और यह पुस्तक प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस के लिए लड़ने वाले सेनेगल के सैनिकों के अनुभव पर आधारित है, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों, मंगल ग्रह का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? ठीक, तो मंगल ग्रह का जो लाल है वो किसके वजह से दिखाई देता है? इसकी सतह पर क्या आयरन ऑक्साइड जंग की उपस्थिति कारण। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। मंगल ग्रह का लाल रंग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसकी सतह पर धूल में आयरन ऑक्साइड ये पाया जाता है, जो लोहे के ऑक्सीकरण से बनता है, ठीक वैसे जैसे पृथ्वी पर लोहे में जंग लगता है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखना और आप लोग पढ़ लेना इसके आगे। अब देखिए, जब एक वित्तीय वर्ष में सरकार का कुल राजस्व उसके कुल व्यय से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? आपके सामने देखिए है क्या? बजट घाटा की बजट अधिशेष, संतुलित बजट, राजकोषीय घाटा। तो ये क्या है? होगा बजट अधिशेष, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। देखिए कि रिन्यू जो है शेष क्या? जब रिन्यू ज़्यादा हो और एक्सपेंडिचर यानी खर्चा कम हो, ठीक ना। और घाटा कब होता है? जब खर्चा ज़्यादा हो, रेवेन्यू कम हो, मिले कम, ठीक ना। रेवेन्यू
और जब संतुलित होता तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैलेंस सभी बराबर होते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्रिक्स देशों ने न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीपी की स्थापना संसाधन जुटाने के प्राथमिक उद्देश्य से की थी, जो विकास के किस प्रमुख क्षेत्र के लिए है, ठीक ना। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है केवल सदस्य राष्ट्रों सैन्य अवसंरचना प्रयोजित। तो आप लोग इसके ऑप्शन जो है देख लेना कौन से इसका ऑप्शन आप लोग देख लें। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अवसंरचना और सतत विकास की परियोजनाओं को, ठीक ना, वित्त पोषित करना, ठीक। और अगला प्रश्न दोस्तों क्या भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो आपके सामने ऑप्शन है नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा क्या, मुंबई में स्थित है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट होगा। देखिए भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, जो भारत का प्रमुख वित्तीय बाजार है और देश भर के निवेशकों को इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ठीक ना। और अगला प्रश्न रहा दोस्तों आपके सामने कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल कितनी धाराएं हैं। तो ये धाराएं दोस्तों कितनी हैं, 170 धाराएं, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए इसका, यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, ठीक ना। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 में कुल धाराएं जो हैं 170 धाराएं सेक्शन, जो पहले के भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 और 167 धाराओं की तुलना में कुछ संशोधन हटाए जाने और नई धाराओं को जोड़ने के बाद बनी है, जिसमें डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर भी जोर दिया जा गया है, ठीक ना। तो आप लोग इसकी याद रखना, यानी क्या बदलाव में क्या 23 धाराओं में संशोधन और 5 धाराएं हटाई गई और एक नई धारा जोड़ी गई थी, ठीक ना। और अगला प्रश्न है कि 1934 में राष्ट्रमंडल खेलों में कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है क्या मिल्खा सिंह, राशिद अनवर, या लीला राम, या केडी जाधव, ठीक ना। तो ये इस कौन है दोस्तों, ये है राशिद अनवर है, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। देखिए कि राशिद अनवर जो है राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने 1934 में आयोजित ब्रिटिश एम्पायर गेम्स में कुश्ती में कांस्य पदक जीता था, जिसे बाद में कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से भी जाना गया, ठीक ना। और क्या है कि कॉमनवेल्थ गेम्स को पहले ब्रिटिश एम्पायर तो हो गए ना, क्या हुआ कि गेम्स कहा जाता था, और इसका पहला संस्करण 1930 में आयोजित किया गया था, ठीक ना। और राशिद अनवर की उपलब्धि ने भारतीय खेल इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित हुई, ठीक है। और क्या मिल्खा सिंह जो है ये फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर मिल्खा सिंह भारत के महानतम ट्रैक और फील्डर एथलीटों में से एक थे, और 1960 के ओलंपिक में पदक जीतने वाले बाल चूक गए थे, लेकिन राष्ट्रमंडल खेलों में उन्हें कोई पदक नहीं मिला। ये तो आप लोग याद रखना। पीटी ऊषा जो भारत के सर्वश्रेष्ठ एथलीटों में से एक है, जिन्हें भारतीय ट्रैक एक फील्ड की रानी के रूप में जाना जाता है, ठीक ना। इनको उड़न परी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप लोग इसको याद करना। अब पीवी सिंधु किससे संबंधित है दोस्तों, तो बैडमिंटन से संबंधित है, तो आप लोग इसको भी याद कर लेना, ठीक है। जिन्होंने ओलंपिक राष्ट्रमंडल खेलों सहित विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में पदक जीते हैं। हालांकि वो राष्ट्रीय मंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय नहीं थे, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मनु भाकर को पेरिस 2024 ओलंपिक में किन स्पर्धाओं में कांस्य पदक मिला था, ठीक ना। तो किसमें मिला था दोस्तों, ऑप्शन है दोस्तों ये आप देख लीजिए दोस्तों। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, देख लीजिए 10 मीटर की ये होगा ऑप्शन नंबर क्या 10 मीटर की एयर पिस्टल व्यक्तिगत और 10 मीटर की एयर पिस्टल मिश्रित में, ठीक ना। यहाँ पर देख लीजिए 2024 में पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर स्वतंत्र भारत की पहली एथलीट बनी, जिसने एक संस्करण में 2 ओलंपिक पदक जीते। उन्होंने महिलाओं के 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा और मिश्रित में टीम 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा दोनों में पदक जीता कर ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, ठीक ना। 15 से तो और देखिए कि 19 जुलाई 1969, ठीक ना, 19 जुलाई 1969 को जब 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया तब भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको पता होगा ये इंदिरा गांधी थी, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखना। जुलाई 1969 में जब 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, तब भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जिन्होंने ऐतिहासिक कदम देश की आर्थिक और सामाजिक प्राथमिकताओं को
पूरा करने और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए उठाया था। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद रखना। अगला का निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 14 बड़े निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण करने का निर्णय लिया जिनके पास 50 करोड़ से अधिक की जमा राशि थी। ठीक ना, एक बात और याद रखना दोस्तों कि 15 अप्रैल 1980 को जो है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ये प्रश्न जो है अभी पूछा गया था। ठीक ना, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक ना, कितने बैंक, यानी 6 बड़े निजी बैंकों का जिनका जमा 200 करोड़ या उससे अधिक था। ठीक ना, प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। उद्देश्य तो आप लोग जानते होंगे कि उद्देश्य क्या है, बैंक क्षेत्र को राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ जोड़ना और गरीबी तथा बैंकिंग सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि भारत में 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सबसे कम ध्यान दिया गया है? तो वो किसमें ध्यान दिया गया? कृषि में। ठीक ना, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों ये देख लीजिए थोड़ा सा कि 1991 के आर्थिक सुधारों, एलपीजी उदारीकरण और निजीकरण वैश्वीकरण पर ध्यान दिया के दौरान कृषि क्षेत्र और बुनियादी ढांचे पर सबसे कम ध्यान दिया गया, जबकि सुधार और मुख्य रूप से औद्योगिक और सेवा क्षेत्र, आईटी, दूरसंचार, बैंकिंग पर केंद्रित थे, जिससे कृषि में सार्वजनिक निवेश कम हुआ और उससे पुरानी तकनीकों तथा बाजार की चुनौतियों को सामना करना पड़ा। ठीक ना, तो आप लोग इसको याद करना। अगला प्रश्न दोस्तों कि चार्टर एक्ट 1853 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक ना, तो आपके सामने ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन इसका ऑप्शन क्या है, पहले ये कथन दिए हैं क्या है, इसने सिविल सेवकों के चयन और भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली की शुरुआत की। अगला ऑप्शन है कि भारतीय सिविल सेवा अब भारतीयों के लिए भी खोल दी गई थी और ये परीक्षाएं केवल लंदन में आयोजित की जाती थी। ठीक ना, अब आपके सामने केवल विकल्प दिए हैं। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पर देखिए चार्टर एक्ट 1853 के संदर्भ में कई कथन, इसमें कई कथन थे जिनमें से कई गवर्नर जनरल परिषद ने विधायी और कार्यकारी कार्यों को अलग करना और पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थान प्रतिनिधित्व, ठीक ना, स्थान जो है प्रतिनिधित्व करना, पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थान प्रतिनिधित्व, और क्या सिविल सेवा के लिए खुली भर्ती की, यानी पहला जो है सही है। और खुली भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा में कार्य समिति के साथ का प्रावधान किया गया और ठीक ना, जिसने भारत में एक व्यवस्थित विधायी प्रक्रिया की शुरुआत की और कंपनी के साथ ब्रिटिश ताज को हस्तांतरित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जो था। ठीक ना, जो कंपनी को वाणिज्य निकाय, प्रशासनिक निकाय बनने की प्रक्रिया को क्या है दर्शाता है। ठीक ना, तो इसका मतलब दोस्तों ये भी सही है, यानी खुली भर्ती और ये भी सही है और जो है ये भी सही है। ठीक ना, तो अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। लिखा है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया के द्वारा किसके द्वारा शुरू की जाती है? ठीक ना, तो ये जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों से शुरू की, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा। ठीक ना दोस्तों, यानी कहने का ये लिखा ना, संसद का कोई भी सदन। ठीक ना, भारत के संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग चलाया जा सकता है या आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। ठीक ना, अगला प्रश्न दोस्तों कि दक्कन के पठार में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो ये दोस्तों कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है काली मिट्टी। ठीक ना, जिसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक ना, तो आप लोग को याद रखना, यहाँ पर लिखा है कि यह मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है जिसे रेगुर मृदा भी कहा जाता है। ठीक ना, और इसमें क्या है, ये कब निर्माण इसका कैसे होता है? ये ज्वालामुखी के फटने से निकले वाले जो लावा है उसके ठंडे होने और बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। ठीक ना, अब मुख्यतः इसमें जो फसल होती है वो कपास की होती है, यानी कॉटन होता है। ठीक ना, और देखिए अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है भारत के कार्यकारी निदेशक के किसे रूप में चुना गया है? तो ये उर्जित पटेल को चुना गया। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट था। ठीक ना, देखिए जो 28 अगस्त 2025 को केंद्र सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जनरल उर्जित पटेल को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में कार्यकारी निदेशक की मंजूरी दी है। ठीक ना, उनका कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? 3 वर्षों का होगा और ये किसकी जगह लेंगे? ये के.वी. सुब्रमण्यम की जगह लेंगे, तो आप लोग इसको याद रखना। ठीक ना, अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि किस अधिनियम ने बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियों को
को बहाल करके केंद्रीय विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू की है। तो कौन सा अधिनियम है दोस्तों? ये भारतीय परिषद अधिनियम है 1861, यानी इसका ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए 44 जूनियर नेशनल खो खो ये अगला प्रश्न है। 44 जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन कब और कहाँ किया जा रहा है? तो ये आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि बी यहाँ से दिया है, ठीक ना, बी ये है और सी इसका ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। गुंजूर बेंगलुरु 31 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक, ठीक ना। और ये कहाँ पर? अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम है, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लिखा स्थान अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम, गुंजूर बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक ना। और प्रतिभागी में क्या होगा कि लगभग 70 टीमें होगी, जिसमें 35 लड़के और 35 लड़कियों हिस्सा भाग ले रही हैं, ठीक ना। अब इसके पहले कौन विजेता था, यानी पिछले विजेता था पास्ट टाइम में, तो महाराष्ट्र की टीम, ठीक है जी, और लड़के और लड़कियां दोनों, जिसमें वर्तमान चैंपियन थे, जिन्होंने 83वीं चैंपियनशिप जीती थी, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि युवा क्या है? युवा 3.0 लेखक परामर्श योजना के तहत आवेदन करने के लिए लेखकों की निर्धारित आयु कितनी है? तो आपके सामने दोस्तों दिया है, तो ये कितने? 30 वर्षों से कम, ठीक ना, 30 वर्षों से कम। अगला प्रश्न दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार किशोर शब्द किन व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाता है? तो किशोर शब्द तो आपके सामने दोस्तों 9 से 14, 10 से 19 या 15 से 24 या 15 से, ये दोस्तों 10 से जो 9 वर्ष के हैं उनको क्या कहा जाता है? किशोर की संज्ञा दी जाती है, किशोर कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है, ठीक ना। तो आपके सामने दोस्तों ये पहला ऑप्शन था, एक दूसरे के साथ अंतक्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, और यह पृथ्वी का वो भाग जो जीवित द्वारा बसा हुआ है, और ये ऑप्शन नंबर सी है, और डी ये। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा जीवों का एक समुदाय और साथ ही पर्यावरण पर जिसमें वो रहते हैं, तो करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना, सी वाला, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने, यहाँ पर दोस्तों केवल हम इसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, केवल जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में दिख रहे हैं, ठीक ना। राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट नेशनल वाटर वे, ठीक ना, किस नदी प्रणाली पर स्थित है? तो दोस्तों गंगा नदी पर है। किस नदी पर दोस्तों? ठीक ना, ये हो जाएगा गंगा भागीरथी और हुगली नदी प्रणाली। ये दोस्तों कहाँ? इलाहाबाद से, इलाहाबाद माने प्रयागराज से, ठीक ना, प्रयागराज से। आज जो है इसका नाम जो पहले इलाहाबाद था, आज प्रयागराज है। तो यहाँ से लेकर हल्दिया तक, कहाँ तक? हल्दिया तक, ठीक ना। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए यह जलमार्ग प्रयागराज उत्तर प्रदेश हल्दिया से मतलब उत्तर प्रदेश प्रयागराज के उत्तर प्रदेश से हल्दिया पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है, ठीक ना। यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है, जिसकी लंबाई 16 से 20 किलोमीटर है। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों कि अकबर ने चित्तौड़ पर किस वर्ष में कब्जा किया था, ठीक ना। तो आपके सामने दोस्तों ये ऑप्शन है 1565, 1567, 1568 या 1570, ठीक ना। ये कब किया था दोस्तों? ये 1568 में, ठीक ना, 1568 में। अब देखिए एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। अकबर की सेना ने 20 अक्टूबर 1567 से 23 फरवरी 1568 तक चित्तौड़गढ़ की घेराबंदी की और 30 फरवरी 1568 को किले पर कब्जा कर लिया, ठीक। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि राग भैरव किस समय गाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपके सामने, आप लोग देख लीजिए। इसके ऑप्शन है रात्रि के प्रथम पहर में, कि दोपहर में, या प्रातः काल में, या सायंकाल में। तो ये दोस्तों जो राग भैरव है वो प्रातः काल में गाया जाता है, ठीक ना। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। यानी राग भैरव जो है इस समय क्या है? यह एक संधि प्रकाश राग है, ठीक ना। गायन इसे प्रातः काल सुबह 4 बजे से 7 बजे के बीच गाया जाता है, ठीक ना। और क्या होता है? यह गंभीर और भक्ति रस से परिपूर्ण राग है। और अगला प्रश्न दोस्तों, ये प्रश्न जो है, अगला प्रश्न है कि
प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध किस राज्य और किस नदी पर स्थित है, ठीक ना। तो आपके सामने ऑप्शन है कि राजस्थान चंबल नदी पर है, कि मध्य प्रदेश में ताप्ती नदी पर है, कि गुजरात में नर्मदा नदी पर है, या महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर। दोस्तों ये जो है गुजरात में नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट होगा, ठीक ना। और इसके देखिए महत्वपूर्ण जो फैक्ट है कि स्थान जो है ये गुजरात के नर्मदा जिले से केवड़िया गांव के पास स्थित है। और ये लाभार्थी जो राज्य हैं वो कौन सी परियोजना से 4 राज्य जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और राजस्थान को पानी और बिजली मिलती है, ठीक ना। और देखिए उद्घाटन इसको जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे 17 सितंबर 2017 को राष्ट्र को समर्पित किया था, ठीक ना। विशेषता क्या है, ये कंक्रीट की मात्रा के आधार पर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1857 क्रांति यानी 1857 के विद्रोह के दौरान कुंवर सिंह कहाँ के क्रांतिकारी नेता थे। तो ये दोस्तों जो हैं ये आपके सामने ऑप्शन है लखनऊ, झांसी, जगदीशपुर बिहार या कानपुर में। तो ये दोस्तों जगदीशपुर बिहार में, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि 1991 के आर्थिक संकट के दौरान भारत ने आपातकालीन ऋण प्राप्त करने के लिए अपना सोना किस बैंक के पास गिरवी रखा था, ठीक ना। तो ऑप्शन है दोस्तों बैंक ऑफ इंग्लैंड और यूनियन बैंक स्विट्जरलैंड के पास, कि विश्व बैंक और IMF, या अमेरिका के फेडरल रिजर्व, या एशियाई बैंक के पास। तो इसका जो है ऑप्शन जो है दोस्तों ऑप्शन ए सही है, बैंक ऑफ इंग्लैंड, यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति किसके समतुल्य है, ठीक ना। तो आपके सामने दोस्तों ऑप्शन है कि संसद के अधिनियम के, कि राष्ट्रपति के आदेश के, कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के, या मंत्रिपरिषद की सलाह पर। तो दोस्तों जो है संसद के अधिनियम पर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब देखिए थोड़ा सा इसके फैक्ट देख लेते कि अनुच्छेद 123 भारत संविधान का अनुच्छेद 123 है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देता है, ठीक ना। प्रभाव क्या है, ये एक अध्यादेश का वही प्रभाव और बल होता है जो संसद द्वारा पारित एक अधिनियम एक्ट का होता है, ठीक ना। सीमा क्या है, अध्यादेश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद कम से कम एक सदन सत्र में ना हो, ठीक ना। समय सीमा क्या है, संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के भीतर इसे संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है, अन्यथा यह समाप्त हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न दोस्तों भारत का साइकिल शहर किस शहर को कहा जाता है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है लुधियाना को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। और अगला प्रश्न दोस्तों लिखा है कि हु हैज़ बीन रीअपॉइंटेड एज द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया फॉर फ्रेश टर्म स्टार्टिंग इन फ्राम अक्टूबर 1, 2025। यानी कहने का तात्पर्य है कि 1 अक्टूबर 2025 से नए कार्यकाल के लिए भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया, ठीक ना। ये आर वेंकट रमणी है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट होगा इसका। और अगला प्रश्न दोस्तों कि फील्ड हॉकी गोल पोस्ट के मानक आंतरिक आयाम और चौड़ाई, आयाम जो है चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी चाहिए। तो ये होगी दोस्तों 3.66 मीटर गुणे 2.14 मीटर हो गए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर जो है बी करेक्ट होगा, ठीक ना। इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने कि अमर्त्य सेन को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए नोबेल मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक ना। तो किसमें ऑप्शन है दोस्तों साहित्य में, कि शांति की, भौतिक विज्ञान या आर्थिक विज्ञान। तो इसका मतलब इकोनॉमिक साइंस में, ठीक। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट होगा, ठीक। और देखिए दोस्तों इसमें अभी हम इसका वो नहीं देख रहे हैं, ठीक ना, क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला प्रश्न है कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था, ठीक ना। तो ऑप्शन है दोस्तों कि तीसरी पंचवर्षीय, की चौथी, की पाँचवीं, की छठी। तो दोस्तों 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, ठीक ना। अब देखिए गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना 1979 के दौरान दिया गया था, जिससे 1971 आम चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी उन्मूलन के लिए दिया गया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था आत्मनिर्भरता और गरीबी को कम करना, ठीक ना। अगला प्रश्न दोस्तों कि भारत का कौन सा शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कौन सा शहर है दोस्तों, वो है फिरोजाबाद। तो आप लोग सभी जानते हो कि जो चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है वो फिरोजाबाद है, ठीक। और अगला प्रश्न देखिए फिरोजाबाद में कि भारत का फिरोजाबाद शहर कांच की चूड़ियों के उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिसे भारत का ग्लास सिटी और सुहाग नगरी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सदियों से सुंदर और रंग बिरंगी कांच की चूड़ियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, ठीक ना। फिरोजाबाद को भारत के ग्लास सिटी
ये सुहाग नगरी भी कहते हैं, ठीक ना। यह शहर अपनी चूड़ियों के अलावा कांच के अन्य उत्पाद जैसे कि लैंप, झूमर और बर्तन बनाने के लिए भी जाना जाता है, ठीक ना। और यहाँ कांच का काम मुगल काल से चला आ रहा है और यह उद्योग स्थानीय आबादी के लिए रोजगार का एक बड़ा स्रोत है, ठीक। और अगला प्रश्न दोस्तों कि सितंबर 2025 तक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के वर्तमान महानिदेशक कौन हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है, वो कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, रजविंदर सिंह भट्टी, ठीक ना। और अगला प्रश्न दोस्तों कि 30 सितंबर 2021 को केंद्र सरकार ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण रंजन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ का नया महानिदेशक जो है चुना। इससे पूर्व सीआईएसएफ में महानिदेशक कौन थे? महानिदेशक के रूप में 21 में विशेष महानिदेशक एयरपोर्ट सुरक्षा के रूप में तैनात थे, ठीक ना। सीआईएसएफ के बारे में देखिए, गृह मंत्रालय के अधीन पर यह अर्धसैनिक बल है, ठीक ना, जिसका मुख्य कार्य संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को समेकित सुरक्षा प्रदान करना, ठीक ना। इस बल का जो सीआईएसएफ का जो गठन हुआ था वो 1969 को हुआ था, ठीक ना। तो दोस्तों इतने क्वेश्चन थे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।